हेलो एवरीवन, अभी तक हमने जो बात की क्लास के अंदर सेक्शन 230, 231, 232 अपन अरेंजमेंट मेरिज बोल सकते हैं, वो अपने कंप्लीट कर लिया। वो होता है एनसीएलटी के थ्रू। 233, 234 मैंने बोला था सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर ही अलग है। वैसे तो 233 का नंबर पहले आता है तो पहले पढ़ना था, लेकिन वो चैप्टर अलग है। तो जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम 233 पढ़ लेंगे, फास्ट ट्रैक मर्जर। 234 के अंदर फरंगी आएगी, फॉरेनर, तो फॉरेनर के साथ मेरिज की बात करेंगे। 234 फॉरेन कंपनी के साथ जो भी मर्जर होगा तो वो भी सेपरेट चैप्टर है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, वो अपन वहां पे कवर कर लेंगे। सेक्शन 235, यस ये सेक्शन 235 ही है। चलिए लिखा हुआ कुछ और है, रीजन है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन 235 पहले पढ़ा देते, 238 बाद में पढ़ाते, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। पहले 238 पढ़ेंगे, बाद में 235 पढ़ेंगे, दोनों कनेक्टेड प्रोविजन है। मतलब मेन प्रोविजन 238 नहीं है, जो मेन जो प्रोविजन है 235 ही है। मतलब जो आपको बता रहा है मर्जर, और कभी कभी प्रॉपरली ये मर्जर है टेक ओवर, ये अपन इस सेक्शन के बाद डिस्कस कर लेंगे इसको मर्जर में क्यों कवर किया गया। और वैसे जब पढ़ेंगे तो लगेगा शायद मर्जर नहीं है, टेक ओवर ही है। तो ये जो भी कंफ्यूजन है सेक्शन 235 के अंदर वो अपन बाद में देख लेंगे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्लास में बोल देता हूं। अब तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, ये लिविंग रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है ना, प्रॉपर मैरिज भी नहीं हो सकता, मैरिज हो जाए तो अधूरा कंसेप्ट है। मतलब कुछ डाउटफुल है, ये क्लियरिटी नहीं है अभी। कुछ बात समझ में आ रही बताओ। तो सेक्शन 235 के ना प्रपोजल आएगा, लव होगा, वो मैरिज है या नहीं है वो पता नहीं, प्यार तो है, खरीद तो लिया, समझ में आ रही बात बताओ। तो हो सकता है कि जब प्यार हो तो मैरिज भी हो जाए, तो इसे बोलते हैं कि मर्जर भी हो सकता है। लेकिन यस, सेक्शन 235 जहां पे एंड होता है वो प्यार पे एंड होता है। आप बाद में इसको मर्जर के अंदर कन्वर्ट कर लो, बात अलग है। ये मर्जर नहीं है प्रॉपर्ली जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 235। सर लेकिन यहां तो लिखा हुआ सेक्शन 238 है, पूरी बात सुनो तो सही। क्या कंसेप्ट है सेक्शन 235 का? 238 पहले पढ़ना पड़ेगा, उसका रीजन भी बताता हूं। लेकिन 235 ए क्या? प्रपोजल, लव, प्यार। तो प्यार कैसे होता है? एक दूसरे को प्रपोजल, प्यार तो हो ही जाता है, प्यार होता नहीं, वो पूछा नहीं जाता, हो जाता है तो, लेकिन प्रपोजल देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रपोजल, ऑफर। समझ में आ रहा है बेटा? तो वन कंपनी विल गिव द प्रपोजल टू अनदर कंपनी। कौन बेटा? एक कंपनी से कोई प्यार होता है, जैसे हमें होता है ना, तो एक कंपनी को भी दूसरी कंपनी से क्या हो गया? प्यार हो गया। प्यार तो वो नहीं था ना, ठीक है। तो वन कंपनी, जो कंपनी ऑफर देती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसफरी कंपनी, वन कंपनी गिव द ऑफर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी। और जो अनदर कंपनी है उसको हमने बोला ट्रांसफर कंपनी। एक कंपनी जो ऑफर दे रही है उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? ट्रांसफरी कंपनी। और जिस कंपनी को ऑफर दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर करेंगे, उस कंपनी को बोला जाता है ट्रांसफर कंपनी। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपने ट्रांसफर कंपनी को ऑफर नहीं दिया, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है कि तुम अपने शेयर्स बेचो, हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर कर लेंगे। राइट? समझ में आ रही है यहां तक बात? तो सेक्शन 235 में बहुत मजा आएगा, 235 बहुत मजा आने वाला है। तो मेनली जो सेक्शन 235 ही है, लेकिन 230 पढ़ना क्यों पढ़ रहा है अब समझ में आएगा। 235 के अंदर क्या पढ़ना है बेटा? वन कंपनी विल गिव द ऑफर, वन कंपनी विल गिव द ऑफर टू एक्वायर। मतलब ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो, तो एक कंपनी ने प्रपोजल दिया या ऑफर दिया दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए, दैट इज अ सेक्शन 235। तो 235 के अंदर जो ऑफर दिया जा रहा है एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को, तो सेक्शन 238 बोलता है कि जो भी ऑफर आप दोगे ये पहले आरओसी में रजिस्टर्ड होगा, बाद में ऑफर दोगे। क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑफर दे दिया, ऑफर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑफर मेंबर को दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर देने से पहले, किसको ऑफर देने से पहले? ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था ना,
कि ट्रांसफर कंपनी को ऑफर देने का मतलब ये है कि ट्रांसफर कंपनी के मालिक बोले तो शेयर होल्डर्स बोले तो मेंबर। समझ में आ रही बात बेटा? तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑफर दे रही है कि हम आपके शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, तो सेक्शन 238 बोलता है कि जो भी ऑफर दिया जाएगा, ये ऑफर दिया जाएगा फॉर्म नंबर CA 15 में, वो तो चलेगा, लेकिन ये ऑफर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ROC में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और इस ऑफर में, प्रपोजल में, लेटर में क्या क्या मेंशन होगा, कंटेनिंग द ऑफर एंड रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सच ऑफर दे कौन रहा है बेटा? ट्रांसफर कंपनी को नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं इनको? A लिमिटेड। ट्रांसफर कंपनी को नाम दे देते हैं, दैट इज B लिमिटेड। तो कौन ऑफर दे रहा है बेटा? A लिमिटेड ने B लिमिटेड को ऑफर दिया कि अब तुम्हारे सारे शेयर, जो भी हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं, उसके लिए A लिमिटेड ने B लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया। वो जो ऑफर जो दिया, जो प्रपोजल दिया, जो लेटर दिया, उसमें जो शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जा रहा है, से बहुत बार क्या होता है, कभी किसी को प्यार हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, आजू बाजू वाले को होता है, मूवीज में भी आता है ना, पापा को पटा लिया, मम्मी को पटा लिया, तो बोलते हैं तुम्हारे पापा रेडी, तुम्हारी मम्मी रेडी, तो तू भी रेडी हो जाए ना यार। सराउंडिंग, तुम्हारा फ्रेंड रेडी, वो रेडी, तो माहौल क्रिएट किया जाता है, जैसे बोलते हैं माहौल क्रिएट करना। मतलब बोले तो इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रांसफरी कंपनी ऑफर दे रही है, किसको ऑफर दे रही है? ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो इंपॉर्टेंट तो कौन है? ट्रांसफरी और ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स। लेकिन ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ट्रांसफरी क्या है? अननोन, राइट? तो ट्रांसफर कंपनी किसके ऊपर रिलाई करेगी? ट्रांसफर कंपनी के डायरेक्टर्स पे। तो हम जो ऑफर दे रहे हैं, हम जो प्रपोजल दे रहे हैं, तो हम उस प्रपोजल के साथ जिस कंपनी को प्रपोजल दिया जा रहा है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन भी अटैच कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एग्जाम्पल के साथ, नाम के साथ बोलता हूं और क्लियरिटी आएगी। A लिमिटेड ने B लिमिटेड के मालिकों को ऑफर दिया, तो जो B लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है, उनकी जो भी रिकमेंडेशन है, तो वो रिकमेंडेशन भी आपने ऑफर के साथ लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? एंड accompanied by such information as may be prescribed। पहली इंफॉर्मेशन, एक तो ये कवर करेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर दूसरा और क्या कवर करेगा? भैया हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर करने के लिए ऑफर दे रहे, टेंशन ना लो, हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है तुम्हारे पैसे का, क्योंकि हम तुम्हारे शेयर्स खरीदेगा तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कंपनी जब ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर करेंगे, तो क्या कर रहे? पैसा नहीं देंगे, वो बाद में देंगे जब ऑफर एक्सेप्ट होगा। एंश्योर कराते हैं, हाँ टेंशन ना लो, पूरा अरेंजमेंट है, फंड अरेंज है। तो जितना भी फंड की रिक्वायरमेंट आएगी, जितनी भी मनी की रिक्वायरमेंट आएगी, हमने पूरा का पूरा अरेंज कर लिया है, ऐसा एक स्टेटमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। हमने सारी स्टेप ले लिए, जो भी ये एंश्योर करता है कि ओल्ड फंड, जितना भी फंड रिक्वायर्ड है, पूरा फंड अवेलेबल है। राइट एवरीवन? ये जो भी ऑफर है, कौन से फॉर्म में? ये फॉर्म नंबर CA 15। तो फॉर्म नंबर CA 15 के अंदर जो ऑफर है, ये आप दे रहे हो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, तो ये शेयर होल्डर्स को देने से पहले ये सेक्शन 230 बताता है, यही है सेक्शन 238। और इसलिए मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ऑफर आएगा, लेकिन ऑफर से पहले जो फॉर्मेलिटी करनी है पहले पढ़ लेते ना। तो सारा गेम तो ऐसे ऑफर का है। तो सेक्शन 235 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सेक्शन 235 करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? ऑफर जो भी आप मेंबर या शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा? ROC में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, मतलब ROC को फाइल करना पड़ेगा। तो दो बातें, या तो ROC रजिस्टर्ड कर देगा या ROC रजिस्टर्ड करने से मना कर देगा। यदि ROC को लगेगा कि जो भी ऑफर प्रपोजल आप दे रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन कवर करता है, तो ROC क्या करेगा? रजिस्टर्ड कर देगा। चलो जब प्रपोजल दिया जाता है, फिर मूवीज में ही देखा तो कैसे प्रपोजल दिया जाता है कि मैं वेल क्वालिफाइड हूं, घर में इतना पैसा पड़ा है, ये प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, बढ़िया है, तो सेट करना पड़ता ना।
तो वैसे जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो आरओसी को लगेगा कि जब प्रपोजल दे रहे हो तो आपने सब कुछ अपने बारे में बता दिया है। क्या बेटा बोलते भी ना, ये जो रिलेशनशिप होती है गुड फेथ का गेम है, गुड फेथ। और गुड फेथ होता क्या है? डिस्क्लोजर। क्या किया, बात समझ में आ रही बेटा? जो भी प्यार व्यार के लफड़े में पड़ा होगा ना, तो उसे समझ में आ रहा होगा। नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज में एक चीज आती है इंफॉर्मेशन। तो बोलते तूने चीट किया, तुम्हें बताया ही नहीं, तो बताना बहुत जरूरी होता है। वो यहां पे भी, यहां भी आप सिंपल सी बात है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शेयर एक्वायर करने की बात कर रहे हो, तो आपको जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है सब प्रपोजल के अंदर मेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंशन इन द प्रपोजल और लेटर और ऑफर। तो यदि आरओसी को लगेगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन यदि मेंशन है, तो आरओसी क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा, राइट। और यदि आरओसी ने रजिस्टर कर दिया कि सारी इंफॉर्मेशन कवर है, तो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफर कंपनी इशू ऑफ सर्कुलर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। कोई कंफ्यूजन? लेकिन यदि आरओसी को लगा कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आरओसी डज नॉट रजिस्टर दी प्रपोजल और ऑफर। जो फॉर्म नंबर CA 15 में आरओसी रजिस्टर करने से मना कर देगा, क्योंकि आरओसी को लगता है कि जो प्रपोजल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आरओसी ने रजिस्टर करने से मना कर दिया। कोई कंफ्यूजन? और यदि आरओसी ने रजिस्टर करने से मना कर दिया तो क्या होगा? या तो आप उसकी बात मान लो, या अंदर से आवाज आ रही होगी कि सर यदि आरओसी रजिस्टर करने से मना कर दे तो हो सकता है शायद अपील का कोई प्रोविजन भी हो। तो यस, आपको लगता है कि जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी आपने दे दी, लेकिन आरओसी को लगता है कि दिल एक ही मानता रहे। आरओसी बोलता है कि हमारे हिसाब से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कवर नहीं है, तो आरओसी ने एक बार रजिस्टर करने से मना कर दिया। तो यदि आरओसी ने रजिस्टर करने से यदि मना कर दिया, तो आरओसी कम्युनिकेट द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पार्टीज, देन पार्टीज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आरओसी। आरओसी ऑब्वियसली आरओसी, तो आरओसी ने तो बोला ना, क्योंकि जब तक सुनो, जब तक आरओसी ऑफर या प्रपोजल रजिस्टर्ड नहीं कर देता, वो ऑफर प्रपोजल शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी के पास जाएगा नहीं। और जब तक ऑफर जाएगा नहीं, आप आगे बढ़ नहीं सकते सेक्शन 235 में, क्योंकि सेक्शन 235 आप रिकमेंडेशन तो होगी, हो सकता है डायरेक्टर आपका फ्रेंड हो, ठीक है ना, मैं भी। लेकिन फिर बाकी और भी तो है ना, एक दो से क्या होता है यार, तो जनरल सबका जब लो बनाते तो हम सबका ध्यान रखते हैं, हम सिर्फ कुछ लोगों का ध्यान नहीं रखते ना। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आरओसी तभी रजिस्टर करेगा जब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी। और यदि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यदि कवर नहीं होती, ऐसा आरओसी को लगे और आरओसी यदि रिफ्यूज करने से यदि मना कर दे, तो अब आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी पार्टीज हैं, वो पार्टीज क्या करेगी? अपील करेगी फॉर्म नंबर NCLT 9 के अंदर अलोंग विद एफिडेविट इन द फॉर्म नंबर NCLT 6 टू द NCLT। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? छोटा सा कंसेप्ट है, 230 है, ज्यादा है ही नहीं, लेकिन 230 इज ऑलवेज करेक्टेड 235। तो 238 इज सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। 238 किसके साथ बना हुआ है? 235 के साथ। क्योंकि 235 में क्या करना है? ऑफर देना है। ऑफर कौन दे रहा है? ट्रांसफर कंपनी। किसको दे रही है? ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो ऑफर प्रपोजल दिया जा रहा है, लेकिन वो ऑफर प्रपोजल उनको तभी दिया जाएगा जब वो पहले आरओसी में रजिस्टर्ड हो। यदि आरओसी ने रजिस्टर्ड कर दिया तो ऑफर चले जाएगा, लेकिन आरओसी ने रजिस्टर्ड नहीं किया तो ऑफर नहीं जाएगा। तो पार्टी चाहे तो अपील कर सकती, फिर वही होगा जो मंजूर NCLT होगा, क्योंकि अपील कहां की जाएगी? NCLT में की जाएगी इन द फॉर्म नंबर NCLT 9 along with the affidavit in the form number NCLT 6। ठीक है। कुछ कंपनीज तेवर में भी होती है। क्या होती है? तेवर। तुम में से यदि किसी को गुस्सा आता होगा, तू मना करे तो कर, मैं तो करूंगा। कोई गुस्सेल होगा ना तो उसको समझ में आ रहा होगा। अच्छे लोगों को कुछ समझ नहीं आता, नहीं जो गुस्सेल खुराफाती होते हैं उनको समझ में आता है, क्योंकि मैं गुस्सेल, मुझे पता है। कभी कभी अपने पे आ जाती है, करेंगे तो करेंगे, कोई मना करता तो क्या कर लेंगे? तो ठीक है, आरओसी रजिस्टर नहीं कर, आरओसी बाहर मिला,
हमने तो ऑफर दे दिया। नोट नंबर 1, यदि डायरेक्टर हु इश्यूज ए सर्कुलर विच हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर, मतलब या तो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया ही नहीं या रजिस्टर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला बेटा 235 के अंदर जो प्रपोजल शेयर होल्डर्स को तभी दिया जाएगा और सर्कुलर तभी दिया जाएगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। और यदि आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया या रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं तो डायरेक्टर तू तो गयो, क्या होगा, तुम्हारी आरती थोड़ी उतारेंगे बेटा, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। और पेनल्टी कितनी इंपोज होगी? ऑफ रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख का पेनल्टी विल बी इंपोज्ड। एनी कंफ्यूजन्स? अब जिसका इंतजार कर रहे थे वो पढ़ लेते। क्या इंतजार कर रहे थे? सब प्रपोजल का, प्यार का। आज का दिन ही बड़ा अच्छा है क्योंकि आज हम बात करेंगे सेक्शन 235 की, कैसे दिया जाता है प्रपोजल, फिर प्रपोजल के बाद क्या क्या होगा, बहुत सारी बातें होगी। समझना बात। सेक्शन 235, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। डायरेक्टली हम आते हैं सेक्शन 235। सेक्शन 235 इज एप्लीकेबल कैसे होता है? जब 238 कंप्लाइंस हो जाता है, मतलब ऑफर आरओसी में रजिस्टर्ड हो गया। कौन? ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? ऑफर टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो ये ऑफर शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी को दिया गया, किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। माना कि वो ऑफर सर्कुलर डायरेक्टर कर देंगे, वो एक बात अलग है, मतलब डायरेक्टर के हाथों से चले जाएगा, लेकिन ऑफर किसका है? ट्रांसफरी कंपनी का। ऑफर ट्रांसफरी कंपनी का ही रहेगा, ऑफर ट्रांसफरी कंपनी का ही रहेगा। तो ट्रांसफरी कंपनी ने ऑफर दिया टू शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। सेक्शन 235 अप्लाई करने के लिए देयर इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। सुनो बात, ट्रांसफरी कंपनी क्या नाम था उसका? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को XYZTUV नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, उनको ऑफर दे दिया। ये सेक्शन 235 का तेवर है। हाँ तेवर, इसमें मजा आने वाला दिखना भी। लेकिन उस सेक्शन 235 में हम अंदर जाएं तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, 90% शेयर होल्डर्स अपनी कंसेंट दे दें, नंबर में नहीं, वैल्यू। और सर आपको आदत पड़ गई होगी, जब भी एक बात होती है जनरली वैल्यू की बात की जाती है। जब 2 रिक्वायरमेंट और नंबर भी आ जाता है वो बात अलग है, लेकिन जब एक रिक्वायरमेंट है जनरली हम वैल्यू की ही बात करते हैं। किसके? जिसको ऑफर दिया। तो ऑफर किसको दिया है? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं XYZTUV, ऐसा हो सकता है? क्या मैंने सही लिखा बेटा? ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने ऑफर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स में ट्रांसफरी कंपनी खुद भी शेयर होल्डर हो? क्यों नहीं हो सकती? एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कंपनी लो अलाउ करता है ना बेटा? वेरी गुड। अपनी थोड़ी बात करेंगे। तो यदि ट्रांसफरी कंपनी भी बोलो ना, ट्रांसफरी कंपनी भी यदि ट्रांसफर कंपनी के वन ऑफ शेयर होल्डर है, तुम तो हटो तुम्हारी तो खुद की कंसर्न वैसे होगी, मैं थोड़ी बोलूंगा मैं अपने अगेंस्ट में हूं। बहुत बार कह जान पहचान में मेरी होती है, तो जिधर अपन ने ऑफर दिया उधर भी अपना कोई क्लोज रिलेटिव होता है, तो बोलते इनको अभी दूर रखो, उसका रियल भाई है, अपने भाई के लिए नेगेटिव नहीं बोलेगी। ऐसा तो घर की पंचायती करने वाले जो लोग होंगे उनको समझ में आता होगा। जहां कनेक्शन होता है वहां पर बोलते हैं इससे बात मत करना। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रहा है? मैं सोनम मैम भी एग्जीक्यूटिव में पढ़ाती हूँ, कोई गलती से पूछे सोनम मैम से चिन्मय सर टैक्स कैसा पढ़ाते हैं, मैं पूछ फिर बिल्कुल मैम नेगेटिव नहीं बोलेगी। क्या कहना चाह रहा, समझ में? कनेक्शन वाली चीजों को अवॉइड करते हैं, वही सिंपल सी बात है। ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी से शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया, तो हो सकता है कि ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी कुछ भी हो, तो इसको हटा, इनकी तो कंसर्न में पता ही। इसके अलावा समझ में आया कि नहीं आया? क्या
ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर, मेरी ट्रांसफर कंपनी भी यदि शेयर होल्डर है तो उसको हटा के बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स है तो कितना 90% इन वैल्यू, टोटल का 90% नहीं, टोटल का नहीं, वो तो ऑब्वियस समझ में आया कि नहीं आया? कितना परसेंट? 90% इन वैल्यू, 90% इन वैल्यू, 9/10 इन वैल्यू। और यदि ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जितने भी शेयर होल्डर्स है, यदि उन्होंने मिनिमम 90% इन वैल्यू अपनी कंसेंट दे दी तो सेक्शन 235 ट्रिगर हो जाएगा। अब आएगा मजा 235, समझ में आ गया बेटा? फिर तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो जो आपने बताया समझ में आ गया कि ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया, ये जो ऑफर है कितना परसेंट एक्सेप्ट होना चाहिए? कम से कम 90% एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स को एक्सक्लूड करके, अगर ट्रांसफर कंपनी खुद भी मालिक हो तो। समझ में आ रही बात? नहीं यही बात समझ में? अब ये ऑफर चला गया, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास कम से कम 90% कंसेंट चाहिए। यदि कभी किसी ने किसी को प्रपोजल दिया हो तो आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल जमाना है। क्या जमाना है बेटा? प्रैक्टिकल जमाना है। ऑफर अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं दिया जाता। ऐसे थोड़ी है कि एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, बोला आई लव यू, फिर 40 साल में वो आती है, तुमने मुझे आई लव यू बोला था बेटा, अब मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तुम तो क्या बोलो, समझ में आ गया होगा। 40 साल बाद तो बहुत बड़ी पहुंच है भैया हमारे पास। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऑफर इज फॉर लिमिटेड ऑब्वियसली। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखी होगी किसी ने? मैं तुम्हारे लिए प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तुमने मुझे मना किया तो ठीक है, किसी और से प्यार हो गया, प्यार तो होना ही था। अनलिमिटेड ऑफर नहीं देते बॉस, अनलिमिटेड नहीं चलता इस दुनिया में। दिया मान जाओ तो अच्छी बात, वरना बहुत दुनिया है। क्या कह रहा हूं? सब कहना क्या चाह रहे हो आप? इसका मतलब ये कि जो 90% कंसेंट के लिए जो ऑफर दिया ना, वो जिंदगी भर ऑफर नहीं है, वो 4 महीने के लिए ऑफर है भैया। 4 महीने का टाइम पीरियड देंगे हम। कौन ऑफर दे रहा है बेटा? ट्रांसफर कंपनी। वेरी गुड, सुन लो मेरी बात, मजा आने वाला, आई लव इट। किसने किसको ऑफर दिया था? ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। आप तो क्लास में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है, प्यार वाली बात आती है तो मजा आने लग जाता है। ठीक है, किसने किसको प्रपोजल दिया बेटा? ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया। कितना परसेंट कंसेंट चाहिए? 90% कंसेंट चाहिए, और 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? ऑफर रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि भैया 10 साल भर आओ, ट्रांसफर कंपनी आपने वो ऑफर दिया था, मैं रेडी हूं भैया, अब तो कहानी खत्म हो गई। 4 महीने मतलब 4 महीने, 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स के बाद ऑफर ओपन है, तो 4 महीने के अंदर ट्रांसफर कंपनी को कितना परसेंट कंसेंट चाहिए होगा? मिनिमम 90% कंसेंट चाहिए होगा वैल्यू के अंदर। अब ट्रांसफर कंपनी 4 महीने का टाइम पीरियड तो है, तो 4 महीने के अंदर यदि 90% शेयर होल्डर्स के लिए कंसेंट मिल जाती है तो कितने टाइम पीरियड के बाद? 4 महीने के बाद। तो ट्रांसफर कंपनी 4 महीने के बाद, ट्रांसफर कंपनी 4 महीने के बाद क्या करेगी? अब भूख भरेगी। सर मान लो यदि 90% कंसेंट ही नहीं मिली हो तो कहानी क्लोज्ड। सेक्शन 235 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 235 में आपको आगे नहीं बढ़ना। सेक्शन 235 में आप आगे तभी बढ़ोगे, सेक्शन 235 में आप आगे तभी बढ़ोगे जब 90% कंसेंट आ जाए। तो कितना परसेंट? समझ में आ रही बात? यार आगे तो तभी बढ़ोगे ना जब पुरानी वाली स्टेज पूरी हो जाए। तो यदि 90% कंसेंट यदि 4 महीने के अंदर यदि मिल जाती है तो देन 4 महीने के बाद हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और थोड़ा सा और इन्वॉल्व करने के लिए मैं परसेंटेज में एग्जांपल ले लेता हूं। 92% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू कंसेंट मिल गई, तो कोई बताएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितना है?
कितना? 8%। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात है, तुम जीनियस हो, वेरी गुड। मैं वापस से बोलता हूं, यदि 88% लोगों ने यदि कंसेंट दी, कितने? तो डिसेंटिंग कितना है? 12%। लेकिन ये सेक्शन 235 अप्लाई नहीं हुआ। वेरी गुड। डिसेंटिंग का मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन सेक्शन 235 तभी एप्लीकेबल होगा जब कम से कम 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू अपनी कंसेंट दे दे, वो भी 4 मंथ्स के टाइम में। क्लियर एवरीवन? सर सेक्शन 235 मौका देता है कि यदि आपको 92% कंसेंट मिल गई, क्योंकि आपको पता है मिनिमम 90 है, तो 90 हो सकता है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, 94 हो सकता है, तो मैंने माना कि 92% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू ने आपको कंसेंट दे दी। तो डिसेंटिंग कितना है? तो एक मौका और है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग गुस्से में होते हैं, लेकिन जब माहौल देखते हैं वो बदल जाते हैं। घर में देखा होगा, एकदम से बोला ना, बाद में देखा सब बोलने, हाँ जा बेटा, ऐसा होता है। ये देख रहा था प्रैक्टिकल होने का, थ्योरेटिकल नहीं होने का। कुछ लोग रेडी थे ही नहीं पहले, लेकिन जब माहौल देखा बड़ा पॉजिटिव होता है। बहुत बार परिवार में लड़ाई होती है, तो ये मेरे साथ में जाऊंगा ही नहीं इसकी, फिर देखा सभी जा रहे, 4 भाई जा रहे, तो मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। समझ में आ रही है कुछ बात? तो ये मौका दिया, लेकिन ये मौका तभी मिलेगा बेटा, जो मौका जो बता रहा हूं सेक्शन 235 वो तभी होगा जब 90%। आगे तभी बढ़ना, दिल्ली तभी पार करनी है सेक्शन 235 की जब 90% कंसेंट वैल्यू के अंदर मिल जाए। तो देन ये 8% जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, अब हम प्यार से नहीं, गुंडे वाली स्टाइल में बात करेंगे। गुंडे यहां मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 235 का स्टाइल है बॉस। कौन सा स्टाइल ना? गुंडा स्टाइल। लेकिन ये गुंडा स्टाइल तक नहीं, मैं गुंडा नहीं हूं बेटा, तो हम माहौल में रहना पड़ता है ना यार, तभी मजा आता है। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? लेकिन भैया सुनो 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 सुनो, ये सेक्शन 235 में हम गुंडे बनेंगे, गुंडी बनेंगे, जो भी बनना है, लेकिन कब? जब 90% कंसेंट वैल्यू आ जाए। बस ये बात याद रखनी है। सर आपने वर्ड बोला गुंडे हम, और तुम्हें ये मेरा स्टाइल पता है, मैं भावुक होके कभी कोई वर्ड नहीं बोलता। गुंडा वाला स्टाइल तो आएगा। गुंडा वाला स्टाइल समझ में आता है? गुंडा स्टाइल समझ में आता है बेटा? क्या होता है गुंडा स्टाइल? गुंडा स्टाइल का मतलब होता है प्यार से दे दे, छीन लेंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, इनके नाम दे देता हूं मैं 8% वालों के, X, Y, Z, T। तो X ने एक्सेप्ट कर लिया, जब ने 2 महीने के अंदर ऑफर दिया, 4 महीने के बाद 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो 4 महीने के बाद ट्रांसफरी कंपनी ने 2 महीने के अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस दे दिया। कौन कौन से डिसेंटिंग शेयर होल्डर है? 4, X, Y, Z, T। 8% है, लेकिन नंबर में 4 ही है। X ने एक्सेप्ट कर लिया, Y और Z ने मना कर दिया, लेकिन हम तो कौन है? गुंडे हैं हम। तो प्यार से दे दे, वरना हम तो छीन लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि X ने हाँ बोला, तब भी हम उसके शेयर्स खरीदेंगे। Y बोलता नहीं बेचूंगा, मत बेच, खरीद लेंगे। अब पूछा ही देर से, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? गुंडे हम, बोलो गुंडे हम। सेक्शन 235 में कॉपी में लिख लेना, 235 के अंदर लिख लेना, क्या लिख लेना? गुंडे हम। एग्जाम में मत लिखना, पर अपनी नोट कॉपी में लिख लेना, बहुत काम आएगा। देखना कौन है हम? गुंडे हम। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, गुंडे हम। क्योंकि आपने देखा होगा गुंडे को आपकी वैल्यू ही नहीं होती, तुम कुछ भी बोलो। गुंडा बोलते जैसे पूछा गया तू बता क्यों रहा है? तू प्यार से देगा तो अच्छी बात, नहीं देगा तो कौन सा नहीं लेंगे, मतलब छीनने वाले लोग कुछ बात समझ में आ रही बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन
गुंडा बनने के लिए रिक्वायरमेंट है 90% 4 महीने के अंदर कंसर्न हो जाए और 4 महीने के बाद ट्रांसफरी कंपनी 2 महीने के अंदर, ये भी रिक्वायरमेंट है। 2 महीने याद रखना पड़ेगा बेटा। 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बेटा, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद 2 महीने के अंदर ट्रांसफरी कंपनी ने डिसेंडेंट शेयर होल्डर को नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया। और डिसेंडेंट शेयर होल्डर कितने नंबर में 4 है और वैसे मेरे परसेंटेज में 8 है। एक्स वाई जेड टी। एक्स ने एक्सेप्ट किया तो एक्स का भी खरीदूंगे, वाई ने मना किया तो मना का मतलब आए, क्योंकि हम गुंडे हैं, गुंडी है हम। टी ने मना किया तो टी का भी खरीद लेंगे। सॉरी, एक्स वाई जेड, एक्स ने एक्सेप्ट किया खरीद लिया, वाई जेड ने मना किया खरीद लिया। तो लोन एक ऑप्शन दिया। देखो तुम्हारे हाँ और ना बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हें रियल में नहीं बेचना तो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन तुम्हारे ना बोलने से नहीं होगा क्योंकि सामने वाला गुंडा है, वो छीन लेता है। तो एक तरीका है बचने का, वो तरीका है कि आप चले जाओ एनसीएलटी के पास। तो फिर वही होगा जो मंजूरी एनसीएलटी बाबा होगा। कौन सा बाबा? एनसीएलटी बाबा। कौन सा बाबा? एनसीएलटी बाबा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तक क्या हुआ, कुछ ज्यादा बता दिया मैंने, लेकिन यस अपन आगे बढ़ते जाते। 4 महीने का कंसेप्ट समझ में आ गया। 4 महीने के अंदर 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू आपको कंसर्न मिल गई। उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी 4 महीने के बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर? विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर क्या किया? डिसेंडेंट शेयर होल्डर को नोटिस दिया, फॉर्म नंबर CA 14, फॉर्म नंबर CA 14। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर के 2 ऑप्शन है। कोई कह सकता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर के 2 ऑप्शंस क्या है? या तो एक्सेप्ट कर ले या वो अपील में चले जाए। मना करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि रिजेक्शन में भी आए, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी गुंडी है। क्या है? हम गुंडे हैं सनम। पहले गुंडे नहीं थे। 4 महीने के अंदर जब 90% कंसर्न मिली और 2 महीने के अंदर जब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस दे दिया तो ट्रांसफरी बन गई गुंडी। लिख लेना, ट्रांसफरी कंपनी गुंडी है। क्या है? तो डिसेंडेंट शेयर होल्डर का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेक एन एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ टू एनसीएलटी। फिर वही होगा जो मंजूर है एनसीएलटी होगा। पहला ऑप्शन क्लियर। और एनसीएलटी को आपने ये एप्लीकेशन क्यों दी? टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरी कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग देयर शेयर्स। या डिसेंडेंट शेयर होल्डर का एक ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है? नॉट मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। और यदि आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन नहीं दी, हो सकता है कि आप बेचना नहीं चाह रहे थे। आप क्या चाह रहे थे क्या नहीं चाह रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसफरी गुंडी है। बोलो ट्रांसफरी, बोलो ट्रांसफरी गुंडी है। जब फ्यूचर में तुम लोग कंफ्यूज होंगे ना, तुम्हें मेरी ये वर्डिंग बहुत समझ में आएगी। वर्डिंग बहुत लॉजिकली बनाई हुई है, क्योंकि आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन आ सकता है। मना कर दे तो जैसे मैंने गुंडी बोला, मना करने वाली बात ही नहीं है। तुम्हारे मना और तुम्हारे हाथ से कुछ मतलब ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन नहीं दी। अब आप क्या करने वाले थे? मैं बेचना नहीं चाहता, मैं रेडी नहीं था, मुझे बेचना ही नहीं। तुमने एक्सेप्टेंस दी तो अच्छी बात, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो अच्छी बात। 2 ही बातें, या तो एनसीएलटी को 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन चली गई या एनसीएलटी को 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी गई। राइट? तो पहले ऑप्शन में आगे बढ़ते। क्या है पहला ऑप्शन? डिसेंडेंट शेयर होल्डर ने 1 महीने के अंदर एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे दी। अब वही होगा जो मंजूर है एनसीएलटी होगा। तो अब एनसीएलटी के बाद भी 2 ऑप्शन है। एनसीएलटी के बाद भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है। क्या? या तो एनसीएलटी पास द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ डिसेंडेंट शेयर होल्डर, और यदि एनसीएलटी ने पास द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ डिसेंडेंट शेयर होल्डर तो क्या होगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर के फेवर में दे दिया, मतलब इस ऑर्डर ट्रांसफरी कंपनी शेयर्स एक्वायर। ट्रांसफरी कंपनी कैन नॉट एक्वायर द शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये देखो प्रैक्टिकली बताओ बेटा मैं आपको।
92 तो ऑलरेडी था, 92 जो मैंने एग्जांपल दिया 92 ऑलरेडी था, 92 था तभी तो अपन आगे बढ़े, 92 था हमारे पास। फिर 2 महीने के अंदर हमने एक्स वाई जेड टी को क्या किया, नोटिस दिया। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, खरीद लिया, वाई ने मना किया, खरीद लिया, जेड ने मना किया, खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने एनसीएलटी को एप्लीकेशन नहीं दी। तो मान लो टी ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी, टी ने एप्लीकेशन दी एनसीएलटी को, और एनसीएलटी ने टी के फेवर में डिसीजन दे दिया। तो इस बार टी के फेवर में डिसीजन दिया, टी शेयर्स बेचना नहीं चाह रहा था, तो ट्रांसफरी कंपनी टी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, तो टी के शेयर्स बच जाएंगे, बाकी सारे शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के पास। समझ में आ रहा ना बेटा? तो यदि एनसीएलटी पास द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, तो ट्रांसफरी कंपनी कैन नॉट एक्वायर द शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो इसका अपोजिट ऑर्डर भी आ सकता है, क्या? एनसीएलटी पास द ऑर्डर अगेंस्ट डिसेंटिंग शेयर होल्डर, या आपने एनसीएलटी को 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन दी नहीं, या तो आपने 1 महीने के अंदर एनसीएलटी को एप्लीकेशन नहीं दी, या एनसीएलटी को 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन दे दी थी लेकिन एनसीएलटी पास द ऑर्डर अगेंस्ट डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो क्या होगा? ट्रांसफरी कंपनी एंटाइटल्ड एंड बाउंड। 2 वर्ड है बेटा, एक वर्ड है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड बताओ राइट, ट्रांसफरी कंपनी के पास अधिकार है कि वो शेयर्स खरीदेगी। बाउंड का मतलब अब ट्रांसफरी कंपनी का मन परिवर्तन हो जाए, अब मूड नहीं, अब मन बदल गया। ये मन परिवर्तन भी बहुत होता है, तो भैया बाउंड हो आप। आपने यदि 2 महीने के अंदर नोटिस दे दिया तो आप बाउंड हो। समझ में आया बेटा? तो यदि डिसेंटिंग शेयर होल्डर 1 महीने के अंदर यदि ये एप्लीकेशन नहीं देते, एनसीएलटी के पास नहीं गए, या एनसीएलटी ने डिसेंटिंग शेयर होल्डर के ऑर्डर के अगेंस्ट यदि दिया, तो इसका मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर के अगेंस्ट ही होगा, तो ट्रांसफरी कंपनी के फेवर में। तो ट्रांसफरी कंपनी के लिए दोनों बातें, उनके पास राइट है कि वो शेयर्स खरीद लें, और बाउंड का मतलब ये है कि अब ट्रांसफरी कंपनी का यदि मन परिवर्तन हो गया तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, उनको खरीदना पड़ेगा। किनको? ट्रांसफरी कंपनी। पढ़ो, ट्रांसफरी कंपनी एंटाइटल्ड एंड बाउंड टू एक्वायर दो शेयर्स। और ये कौन सा स्टाइल था बेटा? गुंडा स्टाइल। कौन सा स्टाइल था ये? और गुंडे क्या होते हैं? आपने कहीं मूवीज में देखा होगा, एक ने गुंडे ने क्या किया, किसी की वाइफ को या बच्चे को उठा लिया। क्या किया? बच्चे को उठाया। मूवी देखा होगा ना बेटा, उठा ले बच्चे और फोन किया, 4 करोड़ दे देना। सामने वाला बोलता है भैया कोविड चल रहे रे, 4 करोड़ कहां से लाऊं? 1 करोड़, 5 करोड़, भैया 50 लाख कर देना, 6 करोड़। वो समझ में आया? बोला गुंडा हूं मैंने बच्चे को उठा लिया है, मेरे से बार्गेन नहीं करने का। बोला 4 मतलब ज्यादा बोलेगा तो हाँ, बार्गेन नहीं करना मेरे से, बार्गेन कर रहा है। ये कोई दुकान पे आएगा भी, राशन की दुकान पे, ऐसा आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, 2-3 मूवीज में देखा ही होगा। बार्गेन होता है, डायरेक्टली गुंडा प्राइस में आने लग जाता है, फोन काट देता है, तो ये गलती होगी भैया मत करना। तभी मैंने बोला था, क्या बोला था मेरा? गुंडा स्टाइल है। क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ो? ऑन दी टर्म्स ऑन विच अंडर द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट द शेयर्स ऑफ अप्रूविंग शेयर होल्डर्स आर टू बी ट्रांसफर। मतलब जो 90% शेयर्स आपने जिस प्राइस पे खरीदे ना, उसी प्राइस में हम बाकी से शेयर्स खरीदेंगे, बार्गेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन है? गुंडा स्टाइल। क्योंकि हमारे पास राइट है शेयर्स खरीदने का। हम शेयर्स तभी नहीं खरीद सकते जब आप एनसीएलटी के बाद चले जाओ और एनसीएलटी हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दे। समझ में आई बात? इसलिए लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पढ़ना है जैसे आपने बचपन से किया है। इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफरी कंपनी का राइट है, बाउंड है एक्वायर करने के लिए सेम टर्म्स, जिन टर्म्स पे
नॉर्मली शेयर्स खरीदे थे, अब प्राइस बढ़ाने वाली बात नहीं आएगी, बार्गेन वाली बात नहीं आएगी। तो जिन प्राइस पे आपने 92% शेयर्स खरीदे उसी प्राइस पे आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए ऑफर देना है। रिमेनिंग शेयर्स भी उन्हीं प्राइस पे शेयर्स खरीदा जाएगा। यहां तक क्लियर है? कुछ बच्चे अटक रहे होंगे जो और ज्यादा प्रैक्टिकल है। चलिए आ तो रहा है समझ में जो आप बोल रहे हो सर, लेकिन मजा नहीं आ रहा सर, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा सर। ये बात समझो आप, YZ ने मना कर दिया, आपने बोला ट्रांसफरी कंपनी गुंडी है, YZ ने मना किया था ना, तो YZ बोलता है ठीक है मैं NCLT में जाऊंगा भी नहीं और मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि शेयर्स तेरे नाम से तभी तो होगा। क्या ये साइन, जब तक साइन नहीं करूंगा ना डीड पर तो शेयर्स तेरे को कहीं कैसे मिलेगा रे भैया? ये समझ में आया? शेयर मेरे नाम से तो मेंबर में हूं, ठीक है, मैं NCLT में गया भी नहीं, कर ले जो करना है तेरे को, मैं शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं करूंगा। गुंडे हैं हम, लीगल गुंडे हैं हम, क्योंकि गुंडा वर्ड जो मैंने यूज किया वो सेक्शन 235 ने मुझे पावर दिया। तो मतलब गुंडा कौन बनाया है? गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट अपने पे आ जाती है ना बॉस, तो फिर किससे की नहीं चलती है बॉस। सब कहना क्या चाह रहे हो? वाई बोलता है साइन करूंगा ही नहीं तो मत कर। क्या मतलब बात है? किसके नाम की शेयर से? वाई के नाम से। तो लो ने बोला वाई ट्रांसफर नहीं करे तो बाहर में जा, ट्रांसफर कंपनी किसी पर्सन को अपॉइंट कर देना, किसी के भी साइन करा लेना, चलेगा। सब रुक क्यों गए सर? ये कैसा ट्रांसफर है? गुंडा ट्रांसफर है, गुंडे। कुछ समझ में आया? मैंने पहले बोला था, मैं जब वर्ड बोलता हूं तो वर्ड क्लिक वाला होता है बिल्कुल, कि सारे प्रोविजन उसी से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम भावनाओं में जाके भेज के बात करते हैं। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देखना। जब ट्रांसफरी कंपनी एंटाइटल्ड और बाउंड है, आपको पता है कब एंटाइटल्ड और बाउंड है? जब 1 महीने के अंदर नहीं गए तब 1 महीना किसके पॉइंट से बात करो? डिसेंटिंग। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर 1 महीने के अंदर नहीं गई, क्यों नहीं गई? मना करके जाना भूल गई, या एक्सेप्ट कर लिया, 2 मैटर हो सकते नहीं जाने के, या गई लेकिन डिसेंटिंग शेयर होल्डर के अगेंस्ट में आ गया। तो दोनों केसेस में ट्रांसफरी कंपनी एंटाइटल्ड और बाउंड है। लेकिन यदि ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर जिनको शेयर बेचना था वो साइन करने से मना कर दे, तो कोई 92% तो आपके पास आ ही जाएगा। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी मान जाएगा, लेकिन जो नहीं मान रहा वाई और जेड, तो लड़ाई हो सकती है ना। तो उसके लिए दिया हुआ है ट्रांसफरी कंपनी। पहले बोला जाएगा तुम अपना काम कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ट्रांसफरी कंपनी का काम क्या है? ट्रांसफरी कंपनी का काम रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट है नहीं। रजिस्ट्रेशन किसका काम है? ट्रांसफर कंपनी का काम है। ये ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी? YZ का नाम हटा के किसका नाम डालेगी? तो ये होता है प्रैक्टिकली, आपने सुना होगा, तुम अपना काम कर दो मैं देख लूंगा, अपना काम करता नहीं करता, तुम अपना काम करो। तो तुम्हारी क्या ड्यूटी है बताओ? तुम्हारी पहली ड्यूटी होती है कि जो पैसा बनता है वो दे दो, लेकिन ये तो प्रूफ कर दो कि रियल में आप गुंडे हो। तो गुंडा बनने का राइट आपको कब मिला था? 90% कंसेंट मिल गई थी। और तो ये बता दो कि आपने नोटिस दिया ना, तो नोटिस की कॉपी दो पहले। तो क्या पता आपने नोटिस दिया ही नहीं और अपने आप को ऐसे बोलते हो कि आप गुंडे हो, तो पहले नोटिस की कॉपी लगाओ। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? सेंड ए कॉपी ऑफ द नोटिस। कौन सा नोटिस की बात की जा रही है? जो 2 महीने के अंदर आपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को दिया था। और सेकंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ध्यान से देखना बेटा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। क्या लिखा बेटा? ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि वाई और जेड तो मानने वाले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर के बिहाफ पे बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय, आया कि नहीं आया समझ में? आई लव सेक्शन 235, गुंडा सेक्शन। जब वाई जेड की उड़ा दी, वाई जेड बोलता है मेरा शेयर है, मेरे साइन के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो बोलते हैं भैया चुप रहे, तूने मौका दिया था ना, मौका दिया था लड़ने के लिए, 1 महीने के अंदर गया क्यों नहीं नालायक? तो चुप रहे थे तू, अब ज्यादा बोल नहीं रहे।
तो ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कंपनी के द्वारा जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा फॉर दिस पर्पस, उस पर्सन के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ जो मेन शेयर होल्डर है वाई और जेड, ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब समझ में आया। एंड ट्रांसफर कंपनी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेमेंट कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन का अमाउंट किसको दे दो, वाई जेड तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर नहीं रहे, वाई जेड से अपनी बनती नहीं है, वाई जेड तो गुस्से में, तो भैया उनसे मिलेंगे भी नहीं, हम तो डायरेक्टली ट्रांसफर कंपनी को दे देंगे, क्योंकि वैसे भी हमें वाई जेड से मतलब है भी नहीं, ट्रांसफर कंपनी हमें हमारा नाम डाल देगी, हमारा नाम। समझ में आया बेटा। तो ये मैंने किसको दे दिया, ट्रांसफर कंपनी को दे दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, समझ में आ रही बात। ट्रांसफर कंपनी जितना भी अमाउंट मिलता है वो अमाउंट लेती है और पार्टी करने लगती। नहीं भैया, ट्रांसफर कंपनी तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारे शेयर होल्डर का पैसा है, ये आपको उनके ब्याह पर होल्ड करना है। किनके ब्याह पर, ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है ना, ये जो शेयर होल्डर्स है जिनके लिए पैसा दिया गया ये उनके लिए है। तो एनी सम रिसीव्ड बाय ट्रांसफर कंपनी शैल बी पेड इनटू ए सेपरेट बैंक अकाउंट एंड held by the transfer company in the trust for the number of persons entitled to the shares in respect of which the sum or other consideration were received, और उनको डिस्पर्स करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। समझ में आ रहा है यहां तक, इजी ना टॉपिक, क्लियर। अब क्या होगा, ट्रांसफरी कंपनी ने अपना काम कर दिया। ट्रांसफरी कंपनी ने जो पेमेंट था वो ट्रांसफर कंपनी को दे दिया, ट्रांसफर कंपनी ने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया और वो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर के ब्याह पे मनी को रिसीव कर लिया, उनके ब्याह पर, उनके ट्रस्ट पर। अब ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कंपनी का नाम भी तो लिखेगी, अभी नाम लिखा नहीं ना। तो ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी, अब जब पेमेंट आ गया किनसे, ट्रांसफरी कंपनी से, तो ट्रांसफरी कंपनी से जब पेमेंट आ गया, नोटिस की कॉपी आ गई, तो ट्रांसफर कंपनी रजिस्टर्ड द ट्रांसफरी कंपनी एज द होल्डर ऑफ दोज शेयर्स, नंबर 1, नंबर 2, विद इन द 1 month ऑफ द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। अब पहले रजिस्टर कर देगी, किसको रजिस्टर कर देगी, क्योंकि लफड़ा नहीं चाहिए, तो पहले रजिस्टर कर देगी किसको, ट्रांसफरी कंपनी को पहले रजिस्टर कर देगी। जैसे पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो रूटे कौन, रूटे जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका पैसा पड़ा हुआ है, ट्रांसफरी कंपनी ने पैसा दे दिया है, कब तक रूटे रहोगे, शेयर तो आपकी बिक गई तो पैसा लो और फुटो, क्योंकि वैसे भी हमने उनका नाम तो एज ए मेंबर लिख दिया है। तो मतलब विद इन द 1 month ऑफ द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द डिसेंटिंग शेयर होल्डर ऑफ द फैक्ट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द प्राइस पेबल टू देम बाय द ट्रांसफरी कंपनी। समझ में आ गई बात। चलो बाय टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा सेक्शन 235। 230 हम पढ़ते हैं, वो मेन नहीं है, वो तो ये बोलता है कि 235 के अंदर जो आपको ऑफर देना है उससे पहले आपको ऑफर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के अंदर। तो मेनली जो सेक्शन है 235 भी है और वो अच्छे से समझ में आ गया। और जहां जरूरत है वहां पे लिख लेना, कहां पे, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक वर्ड लिख लेना, गुंडे हम। तो ये सेक्शन 235 आपको बहुत इजी लगेगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।